बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब से नूर मुकद्दम कत्ल केस सामने आया है बड़े सवालात उठ रहे हैं, ख़ासकर जो फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट्स आ रही हैं या एनी शाहिदीन की गैर मौजूदगी का कहा जा रहा है, तो इस पे सवालात कई उठ रहे हैं कानूनी तौर पे कि अब तक सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा सकी, क्योंकि ये बड़ा ओपन केस है जिसमें मुल्ज़िम रंगे हाथों पकड़ा गया। इस पूरे केस में जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं वो कितनी वैल्यू रखती हैं और कितनी और कब तक इन रिपोर्ट्स की रोशनी में क्या सज़ा होने के इम्कानात भी हैं या नहीं, इन तमाम तर सवालात के जवाब हम लेंगे और इसी नौइयत के जो माजी में होने वाले केसेस के जो ट्रायल हुए हैं उनका मुस्तकबिल क्या था या उनका नतीजा क्या निकला, उस पर हम आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त जो कानूनदान हैं, वकील हैं, इमरान फ़िरोज़ मलिक एडवोकेट साहब, उनसे हम बात करेंगे। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इमरान भाई, मैं बात करूं जो फ्रांसिक रिपोर्ट हैं, जो अभी मौजूदा लॉ है या कानून है, इसकी कितनी वैल्यू है किसी भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए? अच्छा, एक तो जैसे आपने शुरू में कहा कि इस केस में क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस मौजूद कोई नहीं है, तो फिर जो सारा प्रोसिक्यूशन का रिलायंस है वो उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या जो उन्होंने वहाँ से फ्रांसिक एविडेंस कलेक्ट की है उसके ऊपर वो बेस कर रहे हैं। पहला जो बुनियादी सवाल किसी भी हमारे सुनने वाले के जहन में आएगा कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस हम उसको कन्विक्ट करवा सकते हैं या ऐसे नज़ायर मौजूद हैं कि जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस ना भी अवेलेबल हो तब भी कन्विक्शन होती है, तो उसका जवाब हाँ में है। क्योंकि जो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होती, तो उस सूरत में हमारे पास क्या एविडेंसेस अवेलेबल होती हैं। कोई भी जो केस होता है ना, वो कुछ सेट ऑफ इवेंट्स का मजमूआ होता है। तो जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस होता है तो कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स हैं उनके जो नज़ायर हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपकी वो चेन कंप्लीट है और उसका जो सिरा है वो जाके मुल्ज़िम तक पहुंचता है, तो फिर यू हैव प्रूव्ड योर केस और उस केस में कन्विक्शन की जा सकती है। ठीक है, अब बात करें इस पर्टिकुलर केस पे। अगर हम बात करें, पहली बात हम करते हैं कि क्या ये जो फ्रांसिक एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्या ये एडमिसिबल इन एविडेंस है, हमारा कानून इसको रिकग्नाइज करता है, तो उसका जवाब हाँ में है। हमारा कानून शहादत आर्डर जो है उसके आर्टिकल 164 और 165 है और फिर आर्टिकल 73 है जो कि रिकग्नाइज करता है कि जो भी एविडेंस किसी डिजिटल चीज़ से, कोई वो साउंड इफ़ेक्ट है, कोई कैमरा है या कोई फ्रांसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है, तो उस पे जो भी एविडेंस बेस करेगी जो किसी भी मॉडर्न टेक्निक या डिवाइस के ज़रिए कलेक्ट की जाएगी वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, पहली बात। और ये जो फ्रांसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं, ये थोड़ा सा लॉ इस पे एक कदम और आगे जाता है कि हमारा सेक्शन 511 है CRPC का, जो ये कहता है कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स जो कि फ्रांसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है, वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो पर सी एडमिसिबल हैं। अब पर सी एडमिसिबल जो है वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पर सी एडमिसिबल होने का मतलब ये है कि नॉर्मल हमारा कानून ये है कि जब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है बतौर एविडेंस, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब खुद अपीयर होते हैं और वो आके स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने इसको मेडिकली एग्जामिन किया, इसकी ये इंजरीज आई, तब वो एडमिसिबल होता है। ये जो फ्रांसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं ये पर सी एडमिसिबल हैं, यानी कि इसमें जो ऑथर है उसको आने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। वो जो रिपोर्ट है वो पर सी इज एडमिसिबल और उसको आप काउंटर भी नहीं कर सकते, ये क्रॉस एग्जामिन भी नहीं करते, उसको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं करते, और वो परसी उसी तरह से मानी जाती है और उसकी बेस पे कन्विक्शन की जा सकती है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं। हमारे पास उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लिए गए हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे वज टक्कर की एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे लास्ट सीन की एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे CCTV कैमरा है जिसकी मैंने सुना ये है कि उन्होंने उसकी फ्रांसिक भी करवाई है और वो फ्रांसिक कंफर्म करता है कि ये इसी की फुटेज है। तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जहाँ पे गुंजाइश मौजूद है कि उस साइड को
कि वो अपना कुछ प्ले करके तो उस जो एविडेंस अवेलेबल है उसको शेक कर सकते हैं। सो ये कन्विक्शन के लिए बड़ा, ये कहना डेफिनेटली अभी ट्रायल होना बाकी है, एविडेंसेस आना बाकी हैं, तो ये प्री मेच्योर होगा कहना, लेकिन जो प्रेमिस एविडेंस अवेलेबल है उससे हम कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा केस है कन्विक्शन के लिए। कन्विक्शन के लिए बड़ा अच्छा केस है। अच्छा, आपने इसमें शख्सी गवाही का भी बता दिया, अगर नहीं भी है तो फ्रांसिक रिपोर्ट्स जो हैं उसकी बेस पे हो सकती है। क्या माजी में इस नौयत के कोई पहले भी केसेस हैं जिसमें फ्रांसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट पे सजाएं हुई हैं? बहुत ज़्यादा केसेस। देखिए, हमारे यहाँ ब्लाइंड मर्डर जो है वो कोई रेयर फिनोमेना नहीं है। हमारे यहाँ हर दूसरा मर्डर जो है वो ब्लाइंड मर्डर होता है, और आप देखते आए हैं कि उन केसेस में भी सजाएं होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड होती हैं इसी प्रिंसिपल के बेस पे कि अगर आपकी जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसका सिरा कनेक्ट करता है एक्यूज को, और यहाँ तो कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। वो एक्यूज जो है उसी कमरे से आला कत्ल के साथ बरामद हुआ, आला कत्ल के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, उस कमरे में उसकी मौजूदगी है, जगह जगह उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, डेड बॉडी उसके पास से निकली है। आई जस्ट डोंट फाइंड एनी रीज़न, अगेन आई विल से, क्योंकि विद ऑल रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, और उसका जो भी डिसीजन आता है हम उसको डेफिनेटली, वो हम पे बाइंडिंग है कि हम उसको ओबे करेंगे, लेकिन आई जस्ट फाइंड नो रीज़न कि जो डिफेंस साइड है वो कोई ऐसा डिफेंस क्रिएट कर सकती। एक डिफेंस जो मेरे ख्याल में वो लेते, वो भी उनका जो डिफेंस था इंसेनिटी वाला, कि ये साहब जो हैं इनको कोई मेंटल इश्यूज हैं और कोई हेल्थ इश्यूज हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो उस पे भी रिपोर्ट आ गई कि जी ही इज स्टेबल एंड ही इज कॉन्शियस इनफ कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को, तो उस हवाले से भी अब कोई प्ली नहीं ली जा सकती। सो ये बड़ी अच्छी एविडेंस, मैं ये कहता हूँ कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए पुलिस को कि उन्होंने बड़ी अच्छी एविडेंस कलेक्ट की है इस केस में, और आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम आवर जुडिशरी कि वो इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होता नजर आएगा। अच्छा इमरान भाई, इसमें एक तो प्राइम जो एक्यूज है, उसके अलावा इसमें जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो मुलाजमीन हैं, फिर थेरापी वर्क्स वाले हैं, इनके ऊपर एविडेंस को छुपाने का या ज़ाया करने का एक एलिगेशन है। दूसरा मुआवनत का इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुआवनत की, खासकर जो उनके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो टेलीफोन पे बड़ा वो राब्ते में थे, उनकी जो CDR है वो मैच भी करी है, मुख्तलिफ जो डिफरेंट कॉल्स हैं उस वक्त की, कत्ल के वक्त की, बाद की, पहले की, वो तमाम तर जो है ना वो मैच कर रही हैं। तो क्या इनके लिए क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? इस ऐसे केसेस में जो मुआवन होते हैं इनको सज़ाएँ होती हैं? अच्छा, मुआवन जो होते हैं उनकी सजाएं डिपेंड करता है कि उनका रोल क्या है और उन्होंने उस पर कैसे रिएक्ट किया है। अब जो मुआवन है उसके केस को हम कहते हैं ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का केस है, और हमारा जो लॉ ऑफ अबेटमेंट है या ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का लॉ है वो ये कहता है कि ईच ऑफ सच ऑफेंडर विल बी ट्रीटेड एज इफ ही हैज़ डन दैट ऑफेंस अलोन, कि उसके भी वही सज़ा है जो जुर्म जो प्रिंसिपल एक्यूज है उसने कमिट किया है। लेकिन नॉर्मल केसेस में इन जैसे सर्कमस्टांसेस में सजाएं नहीं होती, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं होती उसको प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बड़े डिफरेंट है। यहाँ पे अब जो वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला होता है या अबेटमेंट वाला होता है, उसने प्रूव ये करना होता है कि उसका कोई नेक्सस नहीं है। अब वो प्रूव कैसे करता है? वो अपने सर्कमस्टांसेस से प्रूव करता है कि जब उसको इस ऑफेंस के बारे में पता चला तो उसने पूरी ड्यू केयर एंड कॉशन की कि ये ऑफेंस कमिट ना हो। उसने एक्यूज को रोकने की कोशिश की, उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसने तमाम एफर्ट्स की कि उसकी जान बचाने की कोशिश करते। यहाँ पे वी सी इट अदरवाइज। यहाँ पे हम देखते हैं कि बजाय उस बच्ची की जान बचाने के वो कोशिश करते रहे कि थेरेपी वालों को भेज दें, गार्ड्स को मना करते रहे कि कोई बंदा अंदर न जाए, किसी को उसमें इंटरफेयर ना करने दें, मीनिंग देयर बाय कि दे विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन कमिटेड दिस ऑफेंस, दे मेड इट श्योर कि ये ऑफेंस कमिट हो और उस बच्ची की जान चली जाए। और उस बच्ची की जान बचाने के लिए इन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। वो जो आपके थेरेपी वाले थे या आपके जो दूसरे तीसरे थे, दे वर नॉट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। आपकी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपकी ड्यूटी ये थी कि आप पहला काम ये करते कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस को इन्वॉल्व करते और वो उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश करते। वो बच्ची वहाँ पे 2-3 दिन कैद रही, फिर अल्टीमेटली टॉर्चर हुई और उसको वहाँ पे मार दिया गया। एंड दिस ऑल एपिसोड वाज इन नॉलेज ऑफ दो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं या जो उनके बाकी एक्म्प्लिस थे। तो वो किसी भी तरह से ना किसी रहमदिली के हकदार नहीं है, तो उनके खिलाफ भी सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है और कोर्ट जो है उस पर अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे। इमरान भाई, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा,
कोई भी ट्रायल है, क्या हमारे कानून में जो कत्ल का ट्रायल है इसके लिए कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया गया कि कितने अरसे में या कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए इसको कंक्लूड करने के लिए? नहीं, हमारे किसी भी लॉ में ना कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। इससे पहले हमने ये देखा कि मॉडल कोर्ट्स बनाएंगी स्पेशली मर्डर केसेस के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जस्टिस खोसा साहब का ये इनिशिएटिव था, उनकी सरबराही में तमाम मॉडल कोर्ट्स ने अक्रॉस द कंट्री उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और इस्लामाबाद में तो मर्डर केसेस या मर्डर रेफरेंस के वो जो तमाम केसेस थे वो ज़ीरो हो गए। एक दफ़ा हम सारे जो क्रिमिनल लॉयर हैं हम हाथ पे हाथ रख के बैठे थे कि अब कोई केस वो मर्डर का वो अवेलेबल नहीं था इस्लामाबाद में। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी उस तरह से फॉलो नहीं हुई, तो कोई टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में थोड़ा सा ये होता है कि कोर्ट्स भी थोड़ा सा कॉन्शियस होती हैं और वो उसको स्पीड के साथ ट्रायल करने की कोशिश करती हैं। सो टाइम पीरियड कोई नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये ट्रायल जो है जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। जैसे वो कसूर में वाक़या हुआ था ज़ैनब जो बच्ची वाला, उसमें बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ, उसमें फांसी भी होगी। जी जी, क्योंकि जहाँ मीडिया इन्वॉल्व होता है और पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कोर्ट भी, क्योंकि कोर्ट भी हमारा ही एक हिस्सा है और वो भी हमारा पार्ट है, वो भी इसको उसी तरह से फील करते हैं। तो उम्मीद है कि वो उसको स्पीडी ट्रायल करके तो इसको इंसाफ फराहम करेंगे। ठीक है इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो ज़ैनब वाला जो केस था उसमें भी जो सज़ा हुई थी उसमें ज़ाहिर है कोई उस तरह का एविडेंस तो नहीं था, लेकिन उसमें फ्रांसिक जो रिपोर्ट्स आई थी उन्हीं की रोशनी में ही सज़ाए मौत सुना दी गई थी। तो हम उम्मीद करते हैं इस केस में भी जो इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए जाएंगे और नूर मुकदम केस में जो इंसाफ है वो ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।